क्यों बीजेपी का रुख सावरकर के प्रति नर्म और कांग्रेस का रुख कठोर होता है? बीजेपी क्यों सावरकर के लिए एक नर्म रुख रखती है और कांग्रेस क्यों उनको कायर दिखाने की कोशिश करती है? आज हम विश्लेषण करेंगे अपने इस वीडियो में। अक्टूबर 1906, लंदन की एक ठंडी शाम, चितपावन ब्राह्मण। उस दिन उन्होंने एक बनिए को अपने घर में खाने के लिए बुला रखा था। यह वैश्य दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचने के लिए लंदन आए हुए थे। उनका नाम था महात्मा गांधी। वो वीर सावरकर से कह रहे थे कि सावरकर का रुख अंग्रेजों के प्रति कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। सावरकर ने यह सुनकर उनसे कहा, चलिए पहले खाना खाइए। जब सावरकर ने गांधी को खाने की दावत दी तो गांधी ने यह कहते हुए सावरकर से माफी मांग ली कि वो ना तो मांस खाते हैं और ना ही मछली। यह सुनकर सावरकर ने व्यंग के लहजे में उनसे कहा कि कोई कैसे बिना मांस मटन खाए अंग्रेजों का सामना कर सकता है, अंग्रेजों के खिलाफ कोई कैसे लड़ सकता है। उस दिन महात्मा गांधी बिना खाना खाए और बिना सावरकर का समर्थन लिए खाली पेट उनके कमरे से चले आते हैं। साल 1948 में गांधी की हत्या के छठे दिन सावरकर को उनकी हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि एक साल बाद 1949 में सावरकर को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि कभी भी सावरकर ना तो आरएसएस का हिस्सा रहे और ना ही जनसंघ का, फिर भी उनका नाम इन दोनों में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। साल 2000 में वाजपेयी सरकार ने वीर सावरकर का नाम भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति ने इसे ठुकरा दिया। नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। इसके 2 दिन बाद ही वीर सावरकर की 131वीं जन्मतिथि पड़ती है। संसद भवन जाकर नरेंद्र मोदी वीर सावरकर के सामने सिर झुकाते हैं और उनके सामने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह एक बहुत बड़ा भारत की राजनीति के लिए संकेत था। मुखोपाध्याय बताते हैं कि हमें मानना पड़ेगा कि सावरकर एक बहुत ही विवादास्पद शख्सियत थे। हम भूल नहीं सकते कि गांधी हत्याकांड में उनके खिलाफ केस चला था। वो जरूर छूट गए थे, लेकिन उनके जीवन काल में ही उसकी जांच के लिए कपूर आयोग बैठा था और उसकी रिपोर्ट में शक की सुई सावरकर से हटी नहीं थी। इस नेता को सार्वजनिक रूप से इतना सम्मान देना मोदी की तरफ से बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। अपने राजनीतिक विचारों के कारण फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से सावरकर को निष्कासित कर दिया गया था। 1910 में नासिक के कलेक्टर की हत्या के आरोप में सावरकर को लंदन से गिरफ्तार भी किया गया था। सावरकर पर खासा शोध करने वाले निरंजन बताते हैं कि सन 1910 में जैक्सन की हत्या, जो कि नासिक के कलेक्टर थे, उनकी हत्या के आरोप में सावरकर के भाई को गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर यह आरोप था कि उन्होंने अपने भाई को लंदन से पिस्टल भेजी थी, जिसका इस्तेमाल जैक्सन की हत्या के लिए किया गया था। एसएस मौर्य नाम के पानी के जहाज से उन्हें भारत लाया जाना था। जब वो जहाज फ्रांस से मार्से बंदरगाह पर एंटर हुआ तो सावरकर जहाज के शौचालय के पोर्ट होल से 20 समुद्र में कूद गए। आगे की कहानी उनकी जीवनी ब्रेवहार्ट सावरकर लिखने वाले आशुतोष देशमुख बताते हैं। सावरकर ने जानबूझकर अपना नाइट गाउन पहन रखा था। शौचालय में शीशे लगे हुए थे ताकि अंदर गए कैदी पर नजर रखी जा सके। सावरकर ने अपना नाइट गाउन उतारकर उससे शीशे को ढक दिया था। उन्होंने पहले ही शौचालय के पोर्ट होल को नाप रखा था। उन्हें यह पता था कि अपने दुबले पतले शरीर की मदद से वो इस पोर्ट होल से बाहर आ सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी और वो समुद्र में कूद गए। सावरकर ने नासिक में तैरने की ट्रेनिंग ली थी और यह ट्रेनिंग उनके काम भी है। वो समुद्र में कूदने के बाद तट की ओर तैरने लगे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोलियां भी चलाई, लेकिन वो बच निकले। तैरने के दौरान सावरकर को चोट लगी, लेकिन वो रुके नहीं, वो तैरते रहे। सुरक्षा कर्मी भी उनके पीछे समुद्र में कूद गए और वो उनका पीछा करने लगे। सावरकर करीब 15 मिनट तैरकर तट पर पहुंच गए। तट चिकना था। सावरकर वहां पर फिसल भी गए, गिरे भी, फिर वहां से उठे और उठ करके दौड़ लगाया। सुरक्षाकर्मी उनके पीछे दौड़ रहे थे। उनके दोनों तरफ कारें दौड़ रही थी। सावरकर करीब नंगे थे। उनके पीछे सुरक्षाकर्मी दौड़ लगा रहे थे। तभी उन्हें एक पुलिस वाला दिखाई दिया। सावरकर उसके पास दौड़कर पहुंचे और बोले, मुझे राजनीतिक शरण में मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। तभी सुरक्षा कर्मियों ने चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। सावरकर वहां से भागे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। इस तरह सावरकर की कुछ मिनटों की आजादी खत्म हो गई और अगले 25 सालों तक वो अंग्रेजों के कैदी बनकर रहे। उन्हें 25-25 साल की 2 अलग-अलग सजाएं सुनाई गईं और सजा भुगतने के लिए उन्हें अंडमान यानी काला पानी के लिए भेज दिया गया। उन्हें 698 कमरों की सेलुलर जेल में 13.5 बाई 7.5 फीट की कोठरी नंबर 52 में रखा गया था। वहां के जेल जीवन का जिक्र करते हुए आशुतोष देशमुख वीर सावरकर के जीवनी में लिखते हैं, अंडमान में सरकारी अफसर बग्गी में चलते थे
और राजनीतिक कैदी इन बग्गियों को खींचा करते थे। वहां ढंग की सड़कें नहीं होती थी और इसका इलाका भी पहाड़ी होता था। जब कैदी बग्गियों को नहीं खींच पाते थे तो उनको गालियां दी जाती थी। परेशान करने वाले कैदियों को कई दिनों तक पनियल सूप दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें कुनैन पीने के लिए भी मजबूर किया जाता था। इससे उन्हें चक्कर आते थे, कुछ लोग उल्टियां कर देते थे और कुछ तो बहुत दर्द में रहते थे। सभी कैदियों को शौचालय ले जाने का नियत समय रहता था और शौचालय के अंदर ही उन्हें तय सीमा तक रहना होता था। कभी कभी कैदी को अपने जेल के कमरे के कोने में ही मल त्याग तक करना पड़ता था। जेल की कोठरी की दीवारों से मल और पेशाब की बदबू आती रहती थी। कभी कभी कैदियों को खुद खड़े खड़े ही हथकड़ियां और बेड़ियां पहनने तक की सजा दी जाती थी। इस दौरान उनको खड़े खड़े ही शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता था और उल्टियां आने पर उन्हें खड़े खड़े ही उल्टी करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ से सावरकर की जिंदगी का दूसरा पहलू शुरू होता है। 9 साल 10 महीने जेल में काटने के बाद सावरकर का रुख अंग्रेजों के प्रति और कड़ा होने के बजाय नर्म हो जाता है। दरअसल उनकी जिंदगी का पहला हिस्सा एक रोमांटिक क्रांतिकारी था जिसमें उन्होंने 1857 की क्रांति पर किताब भी लिखी थी। गिरफ्तार होने के बाद असलियत से उनका सामना हुआ। 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे और 19 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। इसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार अंग्रेजों से माफीनामा लिखा। जेल के रिकॉर्ड बताते हैं कि वहां पर हर महीने 3 से 4 लोगों को फांसी की सजा दी जाती थी और फांसी घर सावरकर के कमरे के बिल्कुल नीचे हुआ करता था। एक और कैदी वारेन घोष ने अपनी किताब में लिखा कि सावरकर बंधु हम लोगों को जेलों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गुपचुप तरीके से उकसाते थे और जब हम लोग उनसे कहते थे कि खुलकर हमारा साथ दें तो सावरकर बंधु पीछे हट जाते थे। अपने ऊपर दया की गुहार लगाते हुए सावरकर ने खुद को भारत की किसी भी जेल में भेजने के लिए अंग्रेजों से गुहार लगाई थी। बाद में सावरकर ने खुद को अंग्रेजों से माफी मांगने को इस आधार पर सही ठहराया कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ रियायतें मिल सकती थी। सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि अगर मैंने जेल में हड़ताल की होती तो मुझे भारत पत्र भेजने का अधिकार छीन लिया गया होता। अब आप सोच रहे होंगे कि भगत सिंह के पास भी तो माफी मांगने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो सावरकर की ऐसी क्या मजबूरी थी। दरअसल जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका तो उन्होंने उसी वक्त सोच लिया था कि उन्हें फांसी के फंदे पर झूलना, जबकि सावरकर एक चतुर क्रांतिकारी थे। सावरकर की कोशिश रहती थी कि भूमिगत रहकर जितना ज्यादा काम कर सके उतना ज्यादा काम किया जाए। सावरकर इस पछड़े पर नहीं पड़े कि उनके बारे में लोग क्या कहेंगे। सावरकर का एक ही मकसद था कि देश की आजादी के लिए ज्यादा से ज्यादा संघर्ष कर सकें। इसके लिए उनका जेल के बाहर रहना बहुत जरूरी था। अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व हु इज हिंदू, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया था। हिंदुत्व को वो एक राजनीतिक घोषणा पत्र के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए सावरकर कहते हैं कि इस देश का इंसान मूलतः हिंदू है। इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि यही हो। पितृ और मातृभूमि तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन पुण्य भूमि सिर्फ हिंदुओं, सिखों, बौद्ध और जैनियों की हो सकती है। मुसलमानों और ईसाइयों की ये पुण्य भूमि तो है ही नहीं। इस परिभाषा के अनुसार मुसलमान और ईसाई इस देश के नागरिक कभी हो ही नहीं सकते। एक सूरत में वो हो सकते हैं कि अगर वो हिंदू बन जाएं। साल 1924 में सावरकर को पुणे की यरवदा जेल से 2 शर्तों के आधार पर छोड़ा गया था। एक तो वो किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे और दूसरा वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना जिले के बाहर नहीं जाएंगे। दरअसल सावरकर की छवि को उस समय बहुत धक्का लगा जब 1949 में गांधी हत्याकांड में सावरकर का नाम आया। हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन तब से सावरकर के लिए एक नकारात्मक लोगों की सोच पैदा हो गई। हालांकि बाद में वो बरी हो गए और उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन सावरकर ने जो बलिदान देश के लिए दिया है, आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए। अगर आप सावरकर की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक चीज, हाँ, ध्रुव राठी जैसे निगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूर रहिए।